एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम आप सबको और राम राम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल बताया था। उसके बाद एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करनी है सेल की, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को कैसे पता करना है वो बताया था। सेल्यूलर पूल हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था। सो दैट वाज जस्ट द भूमिका। जो मेन है आज कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उठाइए अपनी कलम और दवात, नहीं, आजकल कलम और दवात नहीं, पेन उठाइए और कॉपी उठाइए और नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी के अंदर। एंड लेट अस स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स। और टॉपिक लिया मैंने छोटे छोटे लेकिन मोटे अमीनो एसिड्स। सो वी विल स्टार्ट विद अमीनो एसिड्स फर्स्टली टुडे। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। सबसे पहले अमीनो एसिड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई अमीनो एसिड्स बनाने से पहले चलो मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूं। ये कौन सा मॉलिक्यूल होवे? मीथेन। इस मीथेन का एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल दो, छीन लो इससे। इसकी जगह पे लगा दो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे हाइड्रोजन को भी इससे छीन लो और इसकी जगह लगा दो एमिनो ग्रुप। तीसरा हाइड्रोजन को भी यहां से निकाल के इसकी जगह पे आर ग्रुप लगा दीजिए। तो आपको कुछ इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। ये COOH NH2 R और H। सो बेटे ये है अमीनो एसिड। ये मॉलिक्यूल बन गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्योंकि मीथेन में अलग अलग हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बना, इसीलिए जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं पूरी दुनिया में दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, क्योंकि मीथेन के हाइड्रोजन को निकाल के हमने अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट चिपका दिए और बना दिया अमीनो एसिड। जिस कार्बन के साथ ये 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इसलिए जितने भी अमीनो एसिड होंगे दे विल बी कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, सो दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। The amino acids are the organic molecules containing amino group or acidic group as substituent and one variable R chain। एक वेरिएबल अलग अलग लेंथ की जो है ये हो सकती है। तो जो भी प्रॉपर्टीज होंगी अमीनो एसिड्स की, जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिसाइड करेगा NH2 ग्रुप, COOH group or R chain. So you must be knowing के physical and chemical properties of amino acids and chemical properties of amino acids. Amino acids are dependent upon पहला आ गया COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा आ गया एमिनो ग्रुप और तीसरा आ गया आर चेन। ओके जी,
अमीनो एसिड्स में आर जो होता है ये वो बंदा है जो अलग अलग हो सकता है, और आर मान लीजिए अगर एच है, पहली कंडीशन है मान लो अगर आर एच है, तो आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाएंगे, अल्फा कार्बन पे COOH और NH2 ग्रुप चिपकाया और इधर एक हाइड्रोजन चिपकाया, इधर एक हाइड्रोजन चिपकाया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सब बच्चों को पता है ये। भाई ये सबसे सीधा साधा प्यारा सा अमीनो एसिड बन जाता है, इसका नाम है ग्लाइसिन। सो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है हमारा ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ये हो गया पहला नाम अमीनो एसिड की कैटेगरी का। अब मान लो R इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, तो बनाओ भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ, यहां CH3 लगाओ, इधर H लगाओ, बंदा बन गया ये, इसका नाम आ गया एलानिन। कौन सा अमीनो एसिड बना ये? एलानिन, सेकेंड अमीनो एसिड। और अगर आपको बोला गया कि अल्कोहल वाला अल्कोहलिक अमीनो एसिड ड्रॉ करो, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में मान लो एग्जांपल हमने आर लिया यहां पे CH2OH मिथाइल अल्कोहल, तो जो अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आते हुए COOH NH2 और ये आ गया CH2OH और ये आ गया H, इसका नाम है सीरीन। सो क्वेश्चन आता है अगर अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बोलो तो जवाब है सीरीन। अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया सीरीन। तो ये 3 प्रकार के अमीनो एसिड मैंने बताए आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के। आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड दिख रहा है तुम्हें, ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा। इस प्रकार से अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, एंड दैट बड़ा मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन्स। सो रिमेंबर, लगभग 20 प्रकार के, लगभग कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहेंगे प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन नहीं बनाते वो कहलाते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। जैसे आपके लीवर में ऑर्नाइथिन और सिट्रुलिन नामक अमीनो एसिड यूरिया बनाते हैं तुम्हारे शरीर में, जो कि किडनी द्वारा फिल्टर होगा। सो ऑर्नाइथिन और सिट्रुलिन प्रोटीन नहीं बनाते, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। बाकी की जो ये 3 मैंने आपको बताए, ये प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं बेटे, ठीक है। अब हम ना जो अमीनो एसिड्स है उनको कैटेगराइज करते हैं। चलो, सो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड अपॉन देयर नेचर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। उनका नेचर कैसा है? सॉफ्ट स्पोकन है, अग्रेसिव है, नॉर्मल है, जैसे इंसानों का नेचर होता है ऐसे अमीनो एसिड का नेचर सॉफ्ट स्पोकन या अग्रेसिव या एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट तो नहीं डिफाइन करोगे, लेकिन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इस तरह से। सो हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसमें कोई एक्स्ट्रा CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप नहीं होगा आर चेन में, तो कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में एग्जाम्पल है ग्लाइसिन पहला, इसमें एलानाइन भी आता है, वेलाइन भी आता है इसमें। एनसीईआरटी सिर्फ एक ही नाम लिखती है, यही याद रखना है, ग्लाइसिन।
दूसरा होता है, दूसरी तरह के अमीनो एसिड है एसिडिक। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आर चेन में। तो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक होने की वजह से देखो अल्फा कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के नहीं अल्फा कार्बन के साथ COOH और अमीनो ग्रुप तो जुड़ा होगा हमेशा, तो वो अमीनो एसिड हमेशा, तभी तो अमीनो एसिड कहेंगे। अगर मान लो आर चेन में इधर एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया तो वो अमीनो एसिड कहलाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कई दफा आप एस्पार्टेट और ग्लूटामेट भी कह देते हो इनको, एसिडिक हो गए ये। तीसरे हैं बेसिक अमीनो एसिड में समझो जो अल्फा कार्बन है उसके साथ COOH NH2 ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन, और आर चेन में अगर लग गया है एक्स्ट्रा, अगर आर चेन में एक्स्ट्रा एक और अमीनो ग्रुप लग गया है तो बन जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। क्या बन जाएगा? बेसिक। इफ देयर इज एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप इन द आर चेन। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन। एनसीईआरटी सिर्फ लाइसिन लिखती है, बस ज्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को तहे दिल से याद रखना है। भाई कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग होती है, कहलाते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड पे सवाल आ चुका है नीट में, तो आपको नाम याद होने चाहिए इसके। पहला है टाइरोसिन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन और तीसरा नाम है फिनाइल एलानाइन। फिनाइल ग्रुप लगाया और साथ में एलानाइन अमीनो एसिड, फिनाइल एलानाइन। ये तीनों कैसे अमीनो एसिड हो गए बेटा? एरोमेटिक। नाम तो याद रहेगा ना। आगे है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एग्जाम्पल है सिस्टीन, राइट? मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ये दे हुए टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड अपॉन देयर नेचर। Now remember, amino acids can be essential and non-essential. ये essential कौन? जो अमीनो एसिड मेरा शरीर या हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसलिए हमें वो खाने पड़ेंगे, हमें वो अपनी डाइट में इंक्लूड करके खाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे हम तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे हमारे शरीर में। तो इसलिए क्या? एसेंशियल, जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको, तो बने वो एसेंशियल। जिनको हमारा शरीर खुद बना सकता है, वो खुद सक्षम है अमीनो एसिड बनाने के लिए कुछ, वो कहलाएंगे नॉन एसेंशियल। सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. Essential amino acids are not synthesized in our body, hence they are required in our diet. एक assertion reason डिस्कस करते हैं. assertion है हमारे पास that amino acids are essential, are called essential amino acids. Some of the amino acids are called essential amino acids. क्यों इनको essential amino acids बोला जाता है? तो रीजन आएगा because body is not able to make them or synthesize them. साइंटिफिक शब्द है सिंथेसाइज, सीधे लफ्जों में मेक देम।
नहीं बना सकते ये, इसलिए आपको ये खाने पड़ेंगे। तो आंसर आ जाएगा इस कंडीशन में 1। वो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि आपका शरीर उनको नहीं बना सकता। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल है। नन ऑफ आवर बिजनेस out of NCERT. We will discuss only and only NCERT because that will give you the precise and the excellent result. Now, अमीनो एसिड्स की एक बड़ी चमत्कारिक प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है इनकी, दैट दे बिहेव एज अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन एक्ट करते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में ये ज्विटर आयन नामक क्या एक प्रॉपर्टी है, ये बात करते हैं। देखो ये मैंने अमीनो एसिड बनाया, आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मान लीजिए ये अमीनो एसिड मैंने बनाया। अमीनो एसिड इंटरनल सॉल्ट की तरह एक्ट करते हैं। देखो कैसे, इनमें एक एसिडिक ग्रुप है, ये इनका एसिडिक ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप इनका बेसिक ग्रुप है। तो इनके पास एसिड और बेस दोनों है। एसिड हमेशा लिबरेट करते हैं प्रोटॉन, बेस हमेशा एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। एसिड प्रोटॉन को निकाल देते हैं, बेस प्रोटॉन को पकड़ लेते हैं। तो यहां से ये प्रोटॉन निकल जाता है। अब ये निकलेगा तो बेस कहता है तू मेरे पास आ जा, तो NH2 ग्रुप के पास ये एक प्रोटॉन आ जाता है। आगे कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बदल जाता है, COO नेगेटिव रह जाता है यहां पर, और इधर आ जाता है NH3 पॉजिटिव। इधर आ गया ये R और ये आ गया H। सो आप देख पा रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्ज हैं, प्लस भी और माइनस भी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल पे, वो ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन कहलाता है। बायोलॉजी की भाषा में आप इसको हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हो। हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म क्या होते थे, जिसमें मेल सेक्स पार्ट और फीमेल सेक्स पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो वो हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बन गया। तो जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट है वो बन गया हर्मेफ्रोडाइट आयन। सो ये बन गया हर्मेफ्रोडाइट आयन, राइट। अब बच्चे एक बहुत अच्छा सा एक पॉइंट है, दैट अमीनो एसिड बिहेव एज अ ज्विटर आयन। ट्रू, अमीनो एसिड बिहेव एज अ ज्विटर आयन ड्यू टू, रीजन है ड्यू टू आयोनाइजेबल नेचर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप। सो अगेन ये असर्शन और रीजन एक दूसरे को पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक है, और आंसर आ जाएगा 1। तो अगर मैंने तुम्हें असर्शन दिया दैट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज या कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस, ट्रू दैट, एंड देयर ज्विटर आयनिक नेचर इज ड्यू टू आयोनाइजेबल एक सेकेंड बेटे, हाँ अब ठीक है, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। एक प्रोटॉन देता है, दूसरा प्रोटॉन ले लेता है, जवाब है 1। वो ज्विटर आयन इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अमीनो एसिड के पास प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करने की। तो एसिड जो है प्रोटॉन को देके बेस को दे देता है और आ जाता है नेट दोनों चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप इस अमीनो एसिड को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में घोलोगे, और एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन जब में या आपने घोला अमीनो एसिड को डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट pH के सॉल्यूशन में डाला, तो ये प्रोटॉन चलता है जाता है और कहता है कि मुझे यहां पे चिपकना है क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर हियर।
तो यहां पे कुछ कंडीशन इस प्रकार से आ जाती है, COO के पास ये प्रोटॉन चिपक गया जाके और इधर आ जाता है NH3 पॉजिटिव। ये वाला चार्ज यहां से हटा देना है, प्रोटॉन, एक सेकेंड बेटा, ये हो गया COOH, ठीक है, COOH, फिर ये हो गया R और ये हो गया H। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में घोलोगे या अलग पीएच में डालोगे इस अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड बिहेव करते हैं एज कैटायन। नेट चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अमीनो एसिड एक्ट करते हैं कैटायन इन द एसिडिक पीएच। लेकिन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में घोलोगे, मान लो बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन होते हैं, OH नेगेटिव आयन यहां के एक्स्ट्रा प्रोटॉन को बोलते हैं भाई हमारे साथ आके जुड़ जा, हमारे दल में शामिल हो जा। तो जब प्रोटॉन इस OH नेगेटिव वाले दल में जमा हो जाता है तो बनता है जल, पानी। इसकी वजह से अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फिर से बदल गया, नेट चार्ज रह गया नेगेटिव और इधर कंडीशन आ गई NH2, क्योंकि यहां से प्रोटॉन निकल लिया है, और ये आ गया R और ये आ गया H। सो अमीनो एसिड बिहेव एज एनायन इन द बेसिक सॉल्यूशन। पीएच घटाओगे दोबारा से उसी कंडीशन पे आ जाएगा। सो ये बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी हो गई अमीनो एसिड की, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ एसिडिक एंड द बेसिक ग्रुप। ऑलराइट, ठीक है जी। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटे, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल विच इज कॉल्ड प्रोटीन्स। तो आइए अब सीखते हैं प्रोटीन्स क्या होती है। अमीनो एसिड नामक बायोमाइक्रोमोलिक्यूल से जो बड़ा मॉलिक्यूल बना वो है प्रोटीन। तो अब ये इस बड़े मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं आप, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रोटीन्स ठीक है। देखो, प्रोटीन्स के बारे में सीखने से पहले मान लो मुझे अपना स्पेलिंग, मेरा नाम अनु है, तो अनु लिखने के लिए मुझे 3 लेटर्स लगेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के ANU, ठीक है। क्या एक ही अल्फाबेट को बार बार लिख के मेरा नाम बन जाएगा? नहीं, ये 3 अल्फाबेट लगेंगे तब मेरा नाम बनेगा। तो प्रोटीन्स क्या एक ही अमीनो एसिड के बार बार जुड़ने पे बनते हैं? आप कहेंगे नहीं, अलग अलग अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, नॉट द होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर अलग अलग बंदे लगते हैं, ये अलग अमीनो एसिड, ये अलग अमीनो एसिड, ये अलग अमीनो एसिड। अलग अलग अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने डिफरेंट डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्ड्स बनाने हैं तो आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए और आपको मतलब पता होना चाहिए। 26 अल्फाबेट्स, 26 ही है ना, ओके। सो हियर इससे हमने ये सीखा कि प्रोटीन्स दे आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब 20 प्रकार के अमीनो एसिड अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ेंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट। जो प्रोटीन्स है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है सेल का। सेल के अंदर सबसे ज्यादा बंदा यही पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल इज प्रोटीन, और सबसे ज्यादा काम भी यही करता है, अलग अलग तरह के काम करता है, इसलिए मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल भी है ये। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल भी है ये, डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है, डायनेमिक है, मतलब
डायनेमिक बंदा है भैया, इसको ये भी आता है, डांस भी आता है, गेम्स भी आती है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। सो डायनेमिक और डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल, अब आप सोचेंगे कि ये प्रोटीन अगर डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल है तो काम क्या क्या करता है? ये बहुत काम करता है, जैसे कि अलग अलग हम नाम पर लिखते हैं। पहले सबसे पहले ये लिखा मैंने कोलेजन। जो कोलेजन नामक प्रोटीन है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, एरियोलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है और इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस की भांति एक्ट करती है। सो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ये इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है। एक्ट एज इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। कौन सी प्रोटीन? कोलेजन, राइट। दूसरा प्रोटीन नाम लेते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिया ट्रिप्सिन। भाई जो ये ट्रिप्सिन है एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। मतलब शरीर में या सेल्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स विल बी प्रोटीन्स। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है जी, इतना याद रखें। उसके बाद मैं नाम लेती हूं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, जब भी कोई दुश्मन एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है विच आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, बीमारी कॉज करने वाले जीवाणुओं से ढुशकुम करना, लड़ना। ठीक है, तो देखो प्रोटीन बड़े सारे काम कर रही है यार। उसके बाद अगर मैं नाम लूं इंसुलिन, तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जिसे हमारा पेनक्रियाज का एंडोक्राइन हिस्सा सिक्रीट करता है। तो मतलब हार्मोन्स कैन बी प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है, अगला कोई नाम लेते हैं, यस, रिसेप्टर्स। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो स्मेल के हैं, टेस्ट के हैं, टच के हैं, हार्मोन्स के रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जिसकी वजह से हार्मोन को अलाउ किया जाता है, भैया तू इस सेल के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये प्रोटीन रिसेप्टर की भांति का एक्ट करता है और ये अलाउ करता है चीजों को अंदर आना। ठीक है, जैसे हार्मोन्स का रिसेप्टर प्रोटीन्स। और एक एग्जाम्पल है GLUT4, और एक एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, GLUT4। बहुत से GLUT4 इट एनेबल मतलब इट अलाउ, इट एनेबल द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। जो GLUT4 होता है, इसको अगर हम इसका पूरा नाम लिखें, ये है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। मतलब इंसुलिन नामक बंदा जब ग्लूकोज पकड़ के लेके आएगा ब्लड से, तभी सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद ये ट्रांसपोर्टर जो है इस ग्लूकोज को सेल के अंदर अलाउ करेगा एंटर होना, अदरवाइज ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगी। सो याद रखें, नीट का ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ऑफ द ग्लूकोज। ऑप्शन थे GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। आंसर है GLUT4। सो रिमेंबर बेटे कि GLUT4 it is insulin dependent transporter
transporter of glucose which enable the glucose into the cell. जो ग्लूकोज को तभी आने देता है अगर साथ में कौन आ रहा होता है, इंसुलिन. मतलब इंसुलिन अगर लेके आ रहा है उसको, तभी वो ग्लूकोज को अंदर लेके जाएगा. सो ये तो कुछ ही, ये तो ट्रेलर है. एक और भी एग्जांपल लेते हैं. ये एक्टिन और मायोसिन, सभी मस्कुलर मूवमेंट में जो प्रोटीन है वो है एक्टिन और मायोसिन. सो रिमेंबर, एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन हमारी जितनी भी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है, उनको एग्जीक्यूट करती हैं. तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बन गई बच्चे. तो यू मस्ट बी नोइंग, आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल. और ये मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सामने है आपके. सामने है और बिल्कुल इसका बिल्कुल एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं. सो दी डियर, दिस नेम शुड बी नोन टू यू, राइट. क्या क्या काम करती है, एग्जाम्पल बोलिए, तो ये आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए प्रोटीन्स के फंक्शन. अब यहां से एक बात समझिए आप, जो कोलेजन नामक प्रोटीन होती है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है हमारे शरीर के एक टिश्यू में, जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. हमारा पूरा शरीर, एनिमल्स के पूरे शरीर में 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं. कितने प्रकार के? 4 प्रकार के. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, 4 प्रकार के टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारे शरीर में. अगर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू है तो उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाएगी वो सबसे ज्यादा होगी, कोलेजन. सो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, राइट. पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है वो है कोलेजन. सो इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. और याद रखिए, कोलेजन के बारे में हमने ये सीखा, स्टार लगा के लिखेंगे. इट इज द मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा पाई जाती है ये प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. अब आप बोलेंगे कि मैम व्हाई यू हैव यूज्ड एनिमल वर्ल्ड टर्म, क्योंकि पूरे बायोस्फीयर में तो एनिमल से ज्यादा है प्लांट्स, और प्लांट्स की बॉडी में है सबसे ज्यादा एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को. सो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, राइट. यू मस्ट बी नोइंग रुबिस्को है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर. तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर है रुबिस्को, ठीक है. तो ये प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी. अब समझिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. देखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले एक चर्चा की गई है एनसीईआरटी में कि अगर हम केमिस्ट्री के बंदों की बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली, तो वहां पे कोई भी केमिकल फॉर्मूला आप 2D में लिखते हो. सीधा सा आप लिखते हो ऐसे नमक है NaCl, MgCl2, इस प्रकार से आप फॉर्मूला लिखते हो. फिजिक्स वाले बंदे हमेशा 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल व्यू देखो इसका. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं हमारी तरह, वो किसी भी मॉलिक्यूल के एंड पर्टिकुलरली प्रोटीन के मॉलिक्यूल को 4 लेवल्स पे, 3 लेवल पे भी नहीं,
कुछ लोग तो 2 लेवल पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ लोग 3 पे, हम लोग 4 लेवल पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो डियर, वी विल डिस्क्राइब नाउ द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम. ठीक है भी, पहले लिख लेते हैं सीखेंगे क्या. 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया वो सीखेंगे हम इसमें. सबसे पहला सीधा साधा स्ट्रक्चर होएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर. फिर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स. फिर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो ये 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोटीन में. सबसे पहले आइए बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. तो चलो पहले समझते हैं. देखो ये मेरा पेन, इस पेन का जो पहला किनारा, इसको मतलब एक सीधी रॉड की तरह, मतलब ये पेन को इमेजिन करो एज प्रोटीन, और उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो सीधा सीधा एक एक्सटेंडेड रॉड की तरह आप इमेजिन कर सकते हो. इसमें जो पहला किनारा होता है वो पहला अमीनो एसिड बताएगा, दूसरा किनारा लास्ट अमीनो एसिड बताएगा. पहले अमीनो एसिड पे इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है एन अमीनो ग्रुप, तो ये एन टर्मिनल बन गया, ये लेफ्ट एंड बन गया एन टर्मिनल, और ये राइट एंड बन गया इसका सी टर्मिनल, जो कि लास्ट अमीनो एसिड बताता है. सो बेटे प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, इस प्रकार के बहुत सारे n नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, अब ये वाले किनारे पे फर्स्ट अमीनो एसिड है, तो इधर को जो ग्रुप हम लगाते थे वो NH2 ग्रुप लगाते थे. इस वाले अमीनो एसिड पे लास्ट की तरफ इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, तो ये वाला किनारा बन गया N टर्मिनल. N टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा हमेशा, याद रखिए, फर्स्ट अमीनो एसिड. C टर्मिनल पे जो C कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब C टर्मिनल पे मौजूद होगा कौन सा अमीनो एसिड? लास्ट अमीनो एसिड. लास्ट अमीनो एसिड. तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है, ये एक सीधे सीधे धागे की तरह या एक्सटेंडेड रॉड की तरह आपको दिखता है स्ट्रक्चर. अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो ये बताया नहीं कि अमीनो एसिड जुड़े कैसे एक दूसरे के साथ, कैसे ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. सो बेटा अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड. क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड. तो किसी भी प्रोटीन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को कई दफा लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे, वो हमारा सवाल. तो आइए चलिए सीखते हैं. देखो 2 अमीनो एसिड को जोड़ती हूं मैं, तो पहले मैं एक अमीनो एसिड ड्रॉ करती हूं. ये इसमें मैंने इस तरह से ड्रॉ किया एक अमीनो एसिड, मान लीजिए दिस इज 1 अमीनो एसिड. इसको मैंने जोड़ना है दूसरे अमीनो एसिड के साथ. तो यहां पे मैंने दोबारा से इधर COOH, इधर NH2 ग्रुप को तोड़ के ऐसे लिख सकती हूं मैं. यहां पे कोई R2 ग्रुप लगा दिया, इधर H लगा दिया.
जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब इन दोनों का संगम होगा, तो मिलते वक्त, जुड़ते वक्त एक पानी का मॉलिक्यूल निकल लेगा, यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल लेगा। पानी के मॉलिक्यूल को निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो क्या हो रहा है यहां? डिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन मतलब पानी एंटर होना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलना। सो ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि इस डिहाइड्रेशन की वजह से बॉन्ड का निर्माण होगा, बॉन्ड की सिंथेसिस होगी। कैसे? सी, इसको ऐसे लिखते हैं ना, फिर से रंग में लिखते हैं, आप कहेंगे रंग बदल दिया, हालात ही बदल दिए। सो यहां पे ये R1 NH2, इधर ये CO, इस वाले CO को मैं ऐसे लिख सकती हूं, और ये H, और इसके साथ यहां पे बॉन्ड बन जाएगा CONH बॉन्ड, ये कुछ इस प्रकार से CONH बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड यहां पे बना, रिमेंबर दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप बच्चों को शायद अब समझ में आ गया कि ये बंधन, ये प्यार का बंधन कैसे बना अमीनो एसिड में। प्यार का बंधन बनाने के लिए यहाँ पे इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अमीनो एसिड को, पानी का एक मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, बन गया पॉलीपेप्टाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको दिखते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड। कितने नंबर है? 1 2 3 और बहुत सारे n नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको क्या बताता है, तो आप कहेंगे कि सर या मैम ये हमें बताता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, नंबर एंड टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। So you must be knowing primary structure tells us, primary structure बताता है आपको क्या क्या? Primary structure tells about number 1, कौन कितना नंबर है अमीनो एसिड का किसी भी प्रोटीन में। नंबर 2, उन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, कौन पहले है कौन बाद में है। तीसरा, कौन कौन से अमीनो एसिड है। सो ये सब जानकारी हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेंगे कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्योंकि ये सीधा सा स्ट्रक्चर है, सीधा सा है, कोई भी प्रोटीन जब काम करेगी भैया इसको थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटीन काम करने लायक नहीं होती है। नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्रोटीन क्या काम करेगी या नहीं करेगी, ये आपको इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। आप पता कर लोगे कि अमीनो एसिड अपनी इंटैक्ट पोजीशन पे है जैसे होने चाहिए नॉर्मल प्रोटीन में। So you must be knowing no protein is functional in the primary structure, but its specificity, इसका specific function आप पता कर सकते हैं by the primary structure. So that's the importance of this structure. You must be knowing no protein is functional in the primary structure, but the specificity of the protein, the specific function of the protein can be detected or can be known by looking at primary structure. ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि मैम हजम नहीं हुई ये बात, तो इसको बेटा एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, फिर हजम हो जाएगी। एग्जाम्पल इज इक्वल टू हाजमोला ओवर हियर। वो हाजमोला जो है इस कंटेंट को आपके डाइजेस्ट कर देगा। जैसे कि हम एडल्ट हीमोग्लोबिन देखते हैं,
एडल्ट ये हीमोग्लोबिन HB और ये A एडल्ट, इसमें सिक्स्थ पोजीशन पे बीटा चेन, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है जी। तो सिक्स्थ पोजीशन पे, एक सेकंड बेटे मैंने यहां 4 ही लिख दिया दोबारा से, 1 मिनट यार, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए खेद है। हाँ अब ठीक है, यहां आ गया ये 4, ये आ गया 5 और इसके बाद आ गया 6। सिक्स्थ पोजीशन पे एडल्ट हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है एक एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। कौन सी चेन में? बीटा चेन में। कौन सी चेन है ये? बीटा चेन, ठीक है। इसकी कौन सी पोजीशन पे? सिक्स्थ पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन एक बीमारी आती है जिसमें हीमोग्लोबिन सिक्कल शेप्ड हो जाता है, तो आप देखेंगे इसमें सीधा सीधा लिख देते हैं, ग्लूटामिक एसिड की जगह सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है वेलिन। सो भाई साहब आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस से पता कर सकते हो कि अमीनो जो प्रोटीन है वो नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी। तो स्पेसिफिसिटी काम ये करेगी ढंग का या नहीं करेगी ढंग का, वो आप इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को हटा देता है वेलिन और बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। ऑल राइट, ये वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। फिर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया गया था लिनस पॉलिंग द्वारा। 2 प्रकार के हैं, पहला अल्फा हेलिकल और दूसरा बाद में दिया इसलिए बीटा प्लिएटेड। पहला मतलब अल्फा, दूसरा बीटा प्लिएटेड। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो होती है वो कॉइल हो जाती है भाई अपने ही ऊपर। प्रोटीन जो होती है कॉइल हो जाती है इस प्रकार से, ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एडिशनल बॉन्ड बन जाते हैं। एक्चुअल में इसमें कॉइल मतलब बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ये कॉइल हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसका अल्फा कैरेटिन जो हमारी स्किन में और बालों में होती है, कैरेटिन। जब लोग स्मूथनिंग कराते हैं बालों की तो केमिकल की ट्रीटमेंट से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कैरेटिन में वो तोड़ दिए जाते हैं और आपका हेयर का स्ट्रैंड सीधा हो जाता है, बेचारा बिल्कुल सीधा हो जाता है ये। तो केमिकल ट्रीटमेंट से आप कौन सा बॉन्ड तोड़ देते हो? हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर हो जाता है। एग्जाम्पल है अल्फा कैरेटिन। बीटा प्लेटेड में क्या होता है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इन दोनों के दरमियान अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब 2 मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड होंगे तो इंटरमोलिक्यूल, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते तो इंट्रामोलिक्यूल। तो यहां 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसलिए हो गया इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर देखा गया है आपकी सिल्क प्रोटीन में। आपकी नहीं, आपसे नहीं निकलता सिल्क, बॉम्बिक्स नामक एक कीड़ा होता है, सिल्क मॉथ, उसको कहते हैं रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े से एक प्रोटीन मिलती है जिससे हम बड़े सुंदर सुंदर साड़ीज और बाकी अपने गारमेंट्स बनाते हैं। नाम है फिब्रियोइन। सो फिब्रियोइन प्रोटीन ऑफ द सिल्क शो विच स्ट्रक्चर? बीटा प्लिएटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। एक बंदा है, बड़े ही मतलब बंदा नहीं, बंदे, एक ह्यूमन बींग्स है, एक बहुत ही मतलब जिनका नाम है उनका, जिनका बहुत नाम है, रामाचंद्रन जी, RN रामाचंद्रन है। उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट बनाया जिससे आप प्रोटीन की कंफर्मेशन या उसके स्ट्रक्चर को डिपिक्ट कर सकते हो। सो RN रामाचंद्रन
से आर.एन. रामचंद्रन प्लॉट से यू कैन डिटेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। वो कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा प्रोटीन, वो पता या अंदाजा उस प्लॉट से आप लगा सकते हो। आर.एन. रामचंद्रन। ओके जी, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी कहती है इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। लेकिन याद रखिए सच्चाई ये है राइट के साथ साथ लेफ्ट भी होते हैं, बट मैक्सिमम राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं प्रोटीन्स में, लेफ्ट भी होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी हमेशा याद रखनी है आपको, एनसीईआरटी मतलब सत्य वचन। सो आप लिखे बोलेंगे प्रोटीन्स में ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। ओके जी, जो ये हेलिसेस है हमेशा राइट हैंडेड हेलिसेस प्रोटीन्स में देखे जाते हैं। अगले वाला जो स्ट्रक्चर है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है? भी प्रोटीन है, ये ऐसे 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 बहुत ज्यादा हॉलो वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस एक्वायर कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और बॉन्ड बन जाते हैं। सो एडिशनल जो बॉन्ड बनते हैं इस प्रोटीन में, in addition to the peptide and the hydrogen bond, ionic bonds बनते हैं बेटे। कौन से बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड्स। वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। और भी अदर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये प्रोटीन एक्वायर करती है हॉलो वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस। हॉलो वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस। सो डियर, इस प्रोटीन को आप कहते हो टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन ऐसे ऐसे गोले की तरह, जैसे आपका धागा है, उस धागे को आप ऐसे गोल गोल घुमा दो, बन गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। So you people must be knowing most of the proteins are functional in their tertiary structure. Most of the proteins are functional. Most of the proteins are functional in their which structure? Tertiary structure. In their tertiary structure. आपसे पूछा कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, तो बोला रुको जरा, है हमारे पास एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन विच स्ट्रक्चर? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो पहला एग्जाम्पल ये आ गया भाई। दूसरा एग्जाम्पल है मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला एक पिगमेंट जिसका नाम है मायोग्लोबिन। So dear, two are the examples of the tertiary structure of the protein, and tertiary structure is absolutely necessary for most of the biological activities of the protein. Tertiary structure बहुत ज्यादा जरूरत का होता है ताकि प्रोटीन सारे बायोलॉजिकल काम, अलग अलग काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। मतलब most of the proteins are functional in which structure? Tertiary structure। ठीक है जी। अब एक और लेवल रह गया, लास्ट लेवल रह गया, ये फोर्थ लेवल है। फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हो गया क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंटली ये उन प्रोटीन्स द्वारा शो किया जाता है जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ऐसी प्रोटीन कहलाती है मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। सो मल्टीमेरिक प्रोटीन्स दे कंटेन more than one polypeptide chain। तो जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होवत वो प्रोटीन शो करत क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ऐसी प्रोटीन है क्या हमारी बॉडी में? यस है। कौन सी भाई? हमारे ब्लड में है एक बंदा जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, नाम है उसका
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन? टेट्रामेरिक प्रोटीन, मतलब इसमें 4 चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती है। अल्फा, ये क्या हो गया, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। कौन सी प्रोटीन में? एडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको बताएगा क्या? अभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताएगा किस तरह से जो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स एक्सेट्रा। सो मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हर एक प्रोटीन का इंडिविजुअल, हर एक चेन का इंडिविजुअल टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कैसे अरेंज है? ऐसे, मतलब ये 2 प्रोटीन ऊपर, दो सब यूनिट ऊपर अल्फा, 2 अल्फा ऊपर, 2 बीटा नीचे। आज बेटा यही पढ़े थे, यहाँ पर मेरे बेटे के हैं ये, पता नहीं, तो इसलिए आई एम यूजिंग देम एज अ टीचिंग एड, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये आपकी 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, तो ये अल्फा और बीटा चेन के अपने अपने टर्शरी स्ट्रक्चर, और ये सारी चेन्स के टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट कैसे अरेंज है? क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज है, रेक्टेंगल की फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में? तो वो बताता है हमें कौन सा स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये हमने सीखा अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, डाइजेस्ट हो गया होगा आपको इतना। ठीक है, अगला जो रिलेटेड मेरा टॉपिक होने वाला है वो प्रोटीन से ही रिलेटेड। देखो, अमीनो एसिड से बना प्रोटीन, और प्रोटीन का एक काम है एंजाइम। सो प्रोटीन से अगला टॉपिक होएगा एंजाइम। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई लेट यू नो अबाउट द एंजाइम्स इन अ वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल वे। Till then, you keep working, keep rising, keep shining, stay happy. God bless you all and चक दे इंडिया। चक दे मतलब चक दो, पूरा चक दो, तुम फोड़ दो, पेपर को फोड़ दो। बाय बाय।